लेट प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, ये वर्ड आया कहाँ से? देखिए, जो भी प्रेगनेंसी 35 की एज के बाद होती है, चाहे वो पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, उसको हम लेट प्रेगनेंसी या एडवांस मैटरनल एज प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें माँ को कई दफ़ा कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए ये काफ़ी दफ़ा चर्चा में रहती है। डॉक्टर हृदय कपूर के शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर हृदय कपूर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्लाउड9 हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ उनकी सेवाएं उपलब्ध हैं। क्यों हो रही है, कारण क्या है इसका लेट प्रेगनेंसी का? मैरिजेस डिले होने की वजह से वो कुछ साल एक दूसरे को समझने में निकालते हैं। जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, ठीक है, उनकी एज 35 या 35 से ज़्यादा हो जाती है। जिन कपल्स का पहला एक बच्चा है, वो एक बच्चे के साथ बहुत खुश हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो बच्चा 8 साल या 10 साल का होता है, वो कहता है कि मेरे को एक बहन भाई चाहिए। तो कई दफ़ा कपल्स मजबूर हो जाते हैं दूसरा बच्चा करने के लिए। दोबारा जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उनकी एज 35 से ज़्यादा हो चुकी होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग एडवांस मैटरनल एज प्रेगनेंसीज या लेट प्रेगनेंसी। डॉक्टर हृदय कपूर के शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, हमारा आपने पहले वाला एपिसोड भी देखा, हम इस शो में आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, गायनेकोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग बातों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। किन प्रिकॉशंस को हमने साथ में रख के चलना है और क्या क्या ध्यान देना है, ये सारी बातें हम डॉक्टर हृदय कपूर के शो में देखते हैं। आपने लास्ट एपिसोड में जाना, डॉक्टर हृदय कपूर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्लाउड9 हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ उनकी सेवाएं उपलब्ध हैं, हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं। बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि उन्होंने एक ही परिवार में 2 जनरेशन के साथ वो काम कर चुके हैं, तो इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर हृदय कपूर का स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर हृदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार फिर से आए और आपका टास्क, आप जिस प्रोफेशन में हैं वो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप समय निकाल के आते हैं। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी अगेन। तो डॉक्टर साहब, आज जो मैं टॉपिक लेना चाह रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में कई दिन से एक चीज़ आ रही थी और मैंने कई लोगों से ये सुना भी, लेट प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, ये वर्ड आया कहाँ से, क्या है ये लेट प्रेगनेंसी? देखिए, जो भी प्रेगनेंसी 35 की एज के बाद होती है, चाहे वो पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, उसको हम लेट प्रेगनेंसी या एडवांस मैटरनल एज प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें माँ को कई दफ़ा कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए ये काफ़ी दफ़ा चर्चा में रहती है। लेट प्रेगनेंसी आपने बताया कि क्या होती है, पर ये क्यों हो रही है, कारण क्या है इसका लेट प्रेगनेंसी का? मतलब कपल्स फैमिली प्लानिंग देर से कर रहे हैं या? देखिए, इस चीज़ ऐसा हो रहा है कि आजकल की जो सोसाइटी है, ठीक है ना, वो अपना कैरियर की वजह से मैरिजेस को डिले करती है। मैरिजेस डिले होने की वजह से वो कुछ साल एक दूसरे को समझने में निकालते हैं। जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, ठीक है, उनकी एज 35 या 35 से ज़्यादा हो जाती है। बट अक्सर ये भी देखा गया है, जिन कपल्स का पहला एक बच्चा है, वो एक बच्चे के साथ बहुत खुश हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो बच्चा 8 साल या 10 साल का होता है, वो कहता है कि मेरे को एक बहन भाई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी कंपनी रह सके मेरी। तो कई दफ़ा कपल्स मजबूर हो जाते हैं दूसरा बच्चा करने के लिए, और इस वजह से जो है उनको दोबारा जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उनकी एज 35 से ज़्यादा हो चुकी होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग एडवांस मैटरनल एज प्रेगनेंसीज या लेट प्रेगनेंसीज। अभी आपने ये कहा कि 35 के बाद जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको हम लेट प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं, तो 35 तो बहुत ज़्यादा बड़ी एज नहीं है। मैंने अभी आजकल ये देखा है कि कैरियर के चलते लोग 30, 28, 30 में तो मैरिज ही करते हैं, और अभी आपने कहा कि 2-3 साल वो समझने में भी लगा देते हैं। बिल्कुल 35 के बाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि होता क्या है कि जब एक औरत पैदा होती है, उसके पास एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ये एग्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, और 35 के बाद ये बहुत स्पीड से कम होते हैं।
इसलिए अगर 35 तक आप बच्चा कर ले तो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एग्स दोनों मेंटेन रहेगी। नहीं तो 35 के बाद क्वांटिटी भी कम होएगी और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो एग्स होते हैं, जो oocytes होते हैं, उसका डीएनए भी डैमेज होने लग जाता है। सिर्फ फीमेल का ही नहीं, इस तरह से जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म का डीएनए भी इफेक्ट होने लग जाता है। तो आप जब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी भी कम होएगी और क्वालिटी भी ख़राब होएगी। तो इसलिए कई दफ़ा हम चाहते हैं कि 35 से पहले पहले आप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो 35 के बाद फिर तो आपको जैसे बताया इन प्रेगनेंसीज होने में भी कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। तो क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं? चलो मान लिया कि लेट प्रेगनेंसी हुई, जो भी रीजन रहे, फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अच्छा, कुछ पॉजिटिव भी होता है या सिर्फ नेगेटिव ही है? देखिए, कुछ प्रेगनेंसीज तो अच्छी निकल जाती हैं, पर कुछ प्रेगनेंसीज को कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम आती है। ओव्यूलेशन ढंग से नहीं होती है। ओव्यूलेशन अगर हो भी गई तो प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करने वाले हार्मोन्स हैं वो कम होते हैं बॉडी में। और साथ में अगली दफ़ा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है, चाहे आपको थायराइड ही है, पीसीओडी है, तो ये सब चीज़ें कंपाउंड करती हैं, आपको प्रेगनेंसी से और दूर ले जाती है। तो आपकी फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ होती चली जाती है। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। फिर अगर आप मान लीजिए आप कंसीव कर गए हैं, कंसीव करने के बाद कई दफ़ा मिसकैरेजेस के चांसेस हो जाते हैं। अब मिसकैरेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि क्वालिटी ख़राब है। जब क्वालिटी ख़राब है तो वो जो एग है वो ढंग से माँ को पकड़ नहीं पाएगा। इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होती है। इम्प्लांटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से या फाइब्रॉइड की वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मिसकैरेजेस बढ़ते हैं और साथ में क्योंकि अब क्वालिटी ख़राब है तो कई दफ़ा नॉन डिसजंक्शन भी आ जाता है। उसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जैसे आपने डाउन सिंड्रोम वगैरह सुना होगा कि बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं 35 की एज के बाद। अच्छा, अगर चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मेंटली रिटार्डेशन का भी एक ये रीज़न है। इसीलिए जो हम कहते हैं कि 35 से पहले पहले अगर आप बच्चा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, चांसेस ऑफ यू नॉट कंसीविंग, हैविंग मिसकैरेजेस, हैविंग अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, देन ऑन टॉप ऑफ दैट डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी बढ़ जाता है। अब हाई बीपी क्यों होता है? नेचुरल सवाल है भाई, क्यों होएगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हमारा तो लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक था। तो जिस तरह से हमारा जो बॉडी है बाहर से एज करती है, उसी तरह से अंदर से भी एज करती है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी इतनी नहीं रहती, एक्सपैंड करने की शक्ति नहीं रहती। और प्रेगनेंसी में वेट भी बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो उस ब्लड वॉल्यूम को हमारी बॉडी इतना टॉलरेट नहीं कर पाती और रेजिस्टेंस मिल जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इतना डायलेट नहीं कर पाते। उसी तरह से जब बच्चा जो है माँ को बैठने की या चिपकने की कोशिश करता है, जिससे हम अपनी लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन होती है तो वो यूट्राइन की आर्टरीज को ढंग से इन्वेड नहीं कर पाता। तो उस वजह से प्लेजेंटा जो है उसका परफ्यूजन कम होना आता है। प्लेजेंटा परफ्यूजन कम होने का मतलब है कि प्लेजेंटा से जो भी खाना पीना आगे बच्चे की तरफ जा रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे के आसपास पानी कम होगा, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी। हाँ जी, कई दफ़ा ये भी होता है हमें सिजेरियन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो, जिसे हम अपनी भाषा में सिवियर हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। जब बीपी जो है 160 या 110 से ज़्यादा होता है और यूरिन एल्बुमिन आ जाता है, इसका मतलब है कि आगे चल के औरत पे कभी भी फिट पड़ सकता है। प्लस हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो यानी कि बच्चे की तरफ खाना पीना तो पहुंच नहीं रहा। तो इस प्रेगनेंसी को आगे एक्सटेंड करके हमें कुछ मिलेगा तो नहीं, बच्चा हमारा कमज़ोर ही होता रहेगा। प्लेसेंटा परफ्यूजन कम है, प्लेसेंटा खाना पीना नहीं पहुंचा पा रहा है बच्चे की तरफ। तो इसलिए कई दफ़ा हमें ये डिलीवरी कर देना ही बेहतर होता है। और जब हम जल्दी डिलीवरी करते हैं तो कई दफ़ा हमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं बच्चे की लंग मैच्योरिटी को प्रॉपर करने के लिए। और स्टेरॉइड के इंजेक्शंस जब लगते हैं तो बीपी और बढ़ता है। तो इट इज़ अ विशियस सर्कल।
तो उसके लिए हमें पेशेंट को हमेशा एडमिट करके अंडर ऑब्जर्वेशन ये काम करना पड़ता है कि वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू गिव हर द स्टेरॉयड इंजेक्शन एंड व्हाट जेस्टेशन इज शी एट। अगर वो 35 से ज़्यादा है वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से तो कई दफ़ा हम स्टेरॉयड को रोक सकते हैं। अगर 34 से कम है तो हमें स्टेरॉयडल इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो मतलब ये हुआ, मुझे जो समझ में आई कि स्टीरॉयड्स बच्चे को जा रहे हैं। हाँ जी, यानी हम मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले ही स्टीरॉयड्स दे रह सकते हैं। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि स्टीरॉयड्स जो है यंग लोग यूज करते हैं, जिम जाने वाले यूज करते हैं, यानी बच्चे को हम पहले से ही स्टीरॉयड्स दे दिए तो आगे उसकी लाइफ कैसे रहेगी फिर? नहीं, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे चल के 20 साल के बाद, पर बहुत बहुत रेयर होते हैं। इस टाइम इट इज़ जैसे कहते हैं बैलेंस बनाना होता है हमको। हमें बच्चे की अभी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो उसकी लंग मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं ये स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, राधा बच्चे को सांस लेने में मदद होगी, बच्चे की नर्सरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बच्चे को जो बाहर जो इक्विपमेंट लगाया जाता है ब्रीदिंग के लिए, CPAP हो गया या हमें उसको इनक्यूबेटर पे डालना पड़ता है, इन सब की नीड कम पड़ जाती है। जब बच्चा स्टेरॉइड लगवा के पैदा होता है तो लंग मैच्योरिटी में वो हेल्प ही करता है, कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं देता है। बट येस, the baby should be less than 34 weeks of pregnancy, and if it is more than 35 weeks of pregnancy and if we can forego the steroid, it would be better. अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि डिलीवरी हो गई, लेट प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो लेट प्रेगनेंसी के कारण मतलब डिलीवरी के बाद एक फीमेल की बॉडी में फिजिकल भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, बाद में भी कुछ इसका फर्क पड़ता है? देखिए, अगर उस लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर था या उसको शुगर थी तो वो लैक्टेशन कम होएगी, ठीक है ना। हाई बीपी की वजह से कई दफ़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन लिया जाता है ताकि नो लेडी शुड सफ़र थ्रू दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड थिंग्स आर टेकन वेल केयर ऑफ। और डिलीवरी होने के बाद जो है कई दफ़ा जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब कुछ ठीक है, लैक्टेशन की प्रॉब्लम आई तो लैक्टेशन भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बार बार बच्चे को अपने से लगाइए ताकि लैक्टेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश हो जाए। बट येस, only thing is some females because of lack of lactation they may go into postpartum depression also। कि ये वो सोचती है कि मैं पूरी तरह से माँ नहीं बनी, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, तो मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। तो ये कई दफ़ा कई लेडीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अदर देन दैट, इफ़ all the things are taken care of, her BP is well maintained, her anemia is looked after, her blood sugar levels are monitored, 90% लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे हम डिलीवरी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चाहे डिलीवरी वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन के द्वारा हो। प्रेगनेंसी के दौरान, लेट प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि मैं ये कहूँगा, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो ये क्या डिलीवरी के बाद फिर कंटिन्यू ही चलती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने एक बार बीपी की टैबलेट लेनी शुरू कर दी तो अब लाइफ टाइम लेनी है, तो ये कंटिन्यू चलेगी या डिलीवरी के बाद ये रुक जाता है, मतलब बीपी और शुगर उसके बाद कंटिन्यू नहीं रहता? देखिए ईशी, ऐसे होता है, कई मरीज तो बीपी और शुगर की दवाई इसलिए भी नहीं खाते हैं ये सोच के कि मैंने एक दफ़ा शुरू कर दी तो मेरी ज़िंदगी भर चलेगी। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं और इससे हमें अक्सर जूझना पड़ता है, मरीज़ को समझाना पड़ता है कि जैसे ही डिलीवरी होएगी, डिलीवरी के कम से कम 2 हफ्ते तक धीरे धीरे करके बीपी नॉर्मल आ जाएगा, महीने सवा महीने में आपका बीपी बिल्कुल चला जाएगा। और उसके बाद शुगर तो खैर कई दफ़ा डिलीवरी के इमीडिएटली बाद ही नॉर्मल आ जाती है, बट हाँ, आपको इन बिटवीन ज़रूर मॉनिटर करते रहना चाहिए अपना बीपी भी, शुगर भी। 40 साल की उम्र के बाद ज़रूर हो सकता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना रहा हो, आप अपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप जंक खा रहे हैं, तो ये चीज़ें 40 साल की उम्र में आपको ज़रूर पकड़ लेंगी। तो 40 इयर्स की एज के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आनी, बीपी शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये तो नॉर्मल वे में शुरू हो जाती हैं या लेट प्रेगनेंसी के कारण है ये भी?
जी, ऐसे होता है कि अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी है तो ये प्रेगनेंसी में आएंगी आपको, ठीक ठीक है। है। और प्रेगनेंसी में आएंगी तो 40 साल के बाद आएंगी ही आएंगी। इसको आप 40 की जगह और डिले कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। आप इससे 50 या 60 साल तक खींच सकते हैं या बिल्कुल ही हटा सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो हम ये नहीं कहते कि आएंगी ही आएंगी, क्यों आनी चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हमने फीमेल की करी, माँ की करी। क्या लेट प्रेगनेंसी का बच्चे के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आता है देखिए, बच्चे आफ्टर को डिलीवरी? बिफोर डिलीवरी भी आता है। हाँ। बिफोर डिलीवरी कई दफ़ा नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जैसे हमारे एक क्वालिटी ख़राब हुई तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, बच्चे डाउन सिंड्रोम पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो बच्चे, उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम आती है, उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ट्राइसोमी 13 वाले होते हैं, वो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाते ज़्यादा देर तक। और ट्राइसोमी 20 वाले, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, वो अपना थोड़ा सा मिड 20s या इवन लेट 60s तक भी जाते हैं, बट देन दे नीड अ एंटायर लाइफ सपोर्ट। सारा टाइम उनके साथ कोई ना कोई इंसान चाहिए जो उनकी डेली नीड्स को पूरा कर सके। तो ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई दफ़ा क्या होता है, जैसे हमने कहा हाई बीपी की वजह से बच्चा की ग्रोथ कम हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी तो बच्चे को नर्सरी की ज़रूरत आती है। आफ्टर डिलीवरी बच्चा नर्सरी में जाता है उसकी ग्रोथ देखने के लिए। अगर हमने जल्दी डिलीवरी करी है तो, अगर डिलीवरी टाइम पे हुई है तो नर्सरी शायद अवॉइड हो जाए उन बच्चों की। शुगर की वजह से बच्चे थोड़े मोटे हो जाते हैं और मोटे होने की वजह से उनकी लंग मैच्योरिटी कम हो जाती है, तो फिर उनका वेट मैनेजमेंट जो होता है, और क्योंकि मोटे बच्चे को फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी तो उनकी शुगर लेवल्स भी बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी भी बच्चों को कई दफ़ा नर्सरी की ज़रूरत या इमीडिएट केयर की ज़रूरत रहती है, उनके शुगर मॉनिटरिंग की रहती है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, बीपी वाले पेशेंट्स तो चलो एक दफ़ा जब उनका बच्चा आ जाता है, उनके हाथ में है, सब कुछ ठीक है, तो धीरे धीरे एवरीथिंग फॉल्स बैक इन प्लेस। कोई ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पे या किसी भी चीज़ पे। ये हमने लेट प्रेगनेंसी की बात करी, भी 35 से ऊपर हुई। एक्चुअल एज क्या है प्रेगनेंसी की? देखिए, एक्चुअल एज तो अर्ली 20s है। अर्ली 20s है। हाँ जी, अर्ली 20s। बट हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे कमिटमेंट्स ऐसे हैं लाइफ के कि हम लोग नहीं चाहते कि इतनी जल्दी शादी हो। सो इसलिए बिकॉज ऑफ एडवांसिंग एज ये कॉम्प्लिकेशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर सही समय पे शादी हो, सही समय पे बच्चा हो, यानी कि अर्ली 20s में आप बाय 29 अपनी फैमिली कंप्लीट कर लीजिए, तो उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि तब आपका बीपी भी ठीक रहेगा, शुगर भी ठीक रहेगा, और ऊपर से आपकी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं compared to a female who is delivering at the age of 35 and is having a normal delivery. But yes, her bones are more stiff as compared to a female who is delivering at 25 whose bones are more flexible. आप जो एज बता रहे हैं उस एज में तो आजकल मैरिज ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब देखो जो भी है, जैसा भी अब लाइफ जैसी चल रही है, जिस तरह से अभी समाज में इस तरह की चीज़ें हैं, तो करना तो है, फैमिली प्लान तो करनी है कपल्स ने। तो कोई प्रिकॉशंस लेके जो इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है? बेस्ट ये होगा कि जब भी ये कपल प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ले लें, अपने डॉक्टर को जाके मिलें, उनसे अपना लाइफस्टाइल सारा डिस्कस करें, फैमिली हिस्ट्री डिस्कस करें कि फैमिली में किसी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि जब वो कंसीव करें तो उनके जो है, जब उनकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक पहुँचे या 10-11 हफ्ते तक पहुँचे, तब कुछ टेस्ट होते हैं जो कि किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पे मेंटल
कैपेबिलिटी उसकी ठीक है कि नहीं, ये असेस किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल लेने से मना करेंगे, उसको स्मोकिंग से मना करेंगे, फॉलिक एसिड पे डाल दिया जाएगा कम से कम 3 महीने प्रेगनेंसी के। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट घटाने की सलाह दी जाएगी। अगर उनको पहले से बीपी या शुगर है उसको कंट्रोल करने की सलाह दी जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं और अपनी रेगुलर विजिट्स करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब डॉक्टर अगर 2-2 हफ्ते में आपको बुलाते हैं, आप अपनी रेगुलर विजिट्स पे जाइए ताकि जो भी चीज़ डिटेक्ट होनी है उसका हम पहले से ही उसका डिटेक्शन कर पाएँ, जो प्रॉब्लम आनी है उसको डिटेक्ट कर पाएँ, उसका प्रिवेंशन कर पाएँ। बीपी के लिए अक्सर हम लोग इकोस्प्रिन स्टार्ट कर देते हैं ताकि इकोस्प्रिन लो डोज में माँ के लिए और बच्चे के लिए अच्छी रहती है। ब्लड पतला करती है तो ब्लड का जो खून का दौरा है वो बच्चे की तरफ भी ज़्यादा जाता है, तो बच्चे की तरफ न्यूट्रिशन भी ज़्यादा जाता है। और कई लोग तो कहते हैं जी अरे मैं तो फादर इन लॉ ले रहे हैं, मैं क्यों लूँ, ये तो ब्लड थिनर है, ये तो गलत दवाई दे दी डॉक्टर ने, ये डॉक्टर ख़राब है। तो उनको समझाया जाता है कि देखिए ये सिर्फ इसलिए नहीं, आपके बेबी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल दवाई है। तो दीज आर सम प्रिवेंटिव स्टेप्स यू कैन टेक। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हो गई, एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, जिससे कि हम इन कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एक मैंने ना अभी पीछे मैं किसी फ्रेंड के पास गया, उसकी फ्रेंड की जो बेटी है वो 5 साल की है और 5 साल की एज में उसको डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन पे है। 5 साल की एज में उसकी मदर जॉब करती थी, उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि रिसेस पीरियड में जाके इंसुलिन देती है, फिर उसको ब्रेकफास्ट या लंच करवाती है। क्या ये जो प्रॉब्लम है ये लेट प्रेगनेंसी का एक कारण हो सकता है? लेट प्रेगनेंसी का भी कारण हो सकता है, हाँ, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है औरत की, ये शुगर जो है बच्चे की तरफ भी पास होती है और उसी वजह से बच्चा कई दफ़ा इस शुगर को मेटाबोलाइज ढंग से नहीं कर पाता, तो उनके पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है इंसुलिन बनाने के लिए और कई दफ़ा ये करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कई दफ़ा बच्चे जो हैं, डायबिटिक बच्चे जो हैं, उनको भी शुगर आगे पास ऑन हो सकती है। चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो है ना लेट प्रेगनेंसी के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं ना एक बार नटशेल करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, मैं आपसे चाहूँगा आप भी एक एक लाइन में उसका आंसर देते रहें। ठीक है। प्रेगनेंसी की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए? 20 साल, अर्ली 20s में प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। मीन्स फिर मैरिज की एज क्या होनी चाहिए? 20 साल। You can say if you are getting married at 20, by 25 have your first kid and by 29 have your second kid. Means 29 तक हमें प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ओके। सबसे बड़ा इफेक्ट लेट प्रेगनेंसी का? सबसे बड़ा इफेक्ट तो कहूँगी मेंटली रिटार्डेड बच्चे। शुगर कंट्रोल कर लोगे, बीपी कंट्रोल कर लोगे, बट वो जो आपको मिलता है एक प्रेगनेंसी जो 12 हफ्ते पे आपको पता चलती है दैट 5 प्रिकॉशंस। हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योगा एंड टेकिंग योर मल्टीविटामिन्स एंड फॉलिक एसिड ऑन टाइम। एक और ओबेसिटी से कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन, हेल्दी। ये तो हमने फीमेल लेट प्रेगनेंसी की बात करी। मेल एज का भी कोई इफेक्ट है प्रेगनेंसी पर? बिल्कुल, अगर मेल 45 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके स्पर्म के डीएनए पे इफेक्ट आएगा। अभी आपने मुझे ये बताया है कि बीपी के इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, शुगर के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, शुगर आती क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती चली जाती है और जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में प्लेजेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन निकलता है, स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, सॉरी फिर से करें इसको, सॉरी फिर से करें। हाँ,
जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से कई दफ़ा शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं नेचुरली। अब जब प्रेगनेंसी आ गई तो प्रेगनेंसी में जो प्लेजेंटा होता है उसमें से ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ये सब हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से कई दफ़ा पैनक्रियास इतना इंसुलिन नहीं बना पाता और शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए कई दफ़ा प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है और ये शुगर क्रॉस ओवर करती है बच्चे की तरफ। तो बच्चे जो हैं डायबिटिक मदर्स के यूजुअली मोटे होते हैं, उनके आसपास पानी ज़्यादा होता है और जब बच्चा मोटा होएगा, हेल्दी होएगा, आपका मान लीजिए आप 4 किलो का बच्चा कैरी कर रहे हैं तो वो कई दफ़ा नॉर्मल नहीं डिलीवर होता, तो सिजेरियन के चांसेस होते हैं। जब सिजेरियन होगा, क्योंकि बिग साइज़ बेबी है, यूट्रस बहुत बड़ा है, तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस होंगे। तो ये सब चीज़ें जो कहते हैं ना एक साथ लिंक्ड होती हैं, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस चलती चली जाती हैं। और इन बच्चों को कई दफ़ा लंग मैच्योरिटी भी इनकी प्रॉपर नहीं होती है, तो इनको नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर हृदय कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में फिर से आने का। और ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारा एपिसोड है ये इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो लेट प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आप लोग देखें, इसको अच्छी तरह से समझें और मैं ये चाहूँगा ये उन सभी लोगों के साथ आप शेयर करें, क्योंकि अगर आप लेट प्रेगनेंसी में हैं तो आपका सर्कल भी शायद इसी एज ग्रुप का होगा। तो सबके साथ आप शेयर करो ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। और एक चीज़ और, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो इस एपिसोड में सोल्व नहीं हुई है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, हम नेक्स्ट एपिसोड में वो क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। और ये तो आप ज़रूर लिखें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं हमारे इस शो में, वो सब आप कमेंट सेक्शन में दें। सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर हृदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।